ठीक है, एंशियंट खत्म हुआ था, मिडाइवल है। तो देखो मिडाइवल या मध्यकालीन इतिहास में ना जो मेजर पोर्शन जो हमें पढ़ना पड़ता है वो है इस्लाम के बारे में, क्योंकि एंटायर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री जो है ना, जो हमें पढ़ाया गया, जो हमारी किताबों में है, उसमें जो मेजर टॉपिक्स है वो है इस्लाम के ऊपर। क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारे इस्लामिक राजा आएंगे, ठीक है, बहुत सारा इस्लामिक डायनेस्टी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये सारा कहानी किससे जुड़ा होगा, इस्लाम से। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन थे, तो हमें क्या बोलना है, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। ठीक है, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद। अब देखो ये जो प्रॉफिट हजरत मोहम्मद थे ना, इन्होंने, इनका एक विचारधारा बनना शुरू हुआ कि हम वननेस में बिलीव करेंगे, एक चीज में बिलीव करेंगे। इस्लाम के पहले अगर आप देखो ना, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन पूरे वर्ल्ड में चल रहा था वो क्या था, आपका नेचर वर्शिप। ठीक है, नेचर की पूजा करना। तो जब आप नेचर की पूजा करते हो तो हमें क्या देखने को मिलता है, मल्टीपल गॉड्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग गॉड आपको देखने को मिलेगा। बट प्रॉफिट हजरत मोहम्मद का क्या कहना था कि जब आप मल्टीपल गॉड पे फोकस करते हो ना, तो आपका ध्यान किसी एक गॉड के ऊपर नहीं रहता है, तो आपका आस्था कभी पूरा नहीं होता है। तो हमें मल्टीपल गॉड के ऊपर ना फोकस करके एक सुप्रीम पावर के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इस्लाम में वो सुप्रीम पावर कौन है, अल्लाह। क्लियर है। अब इसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद क्या करते हैं, एक माइग्रेशन शुरू करते हैं। वो माइग्रेशन होता है फ्रॉम मक्का टू मदीना। ठीक है, मक्का टू मदीना। ये कब होता है, तो अप्रोक्सीमेट 620 एडी के आसपास, 620 एडी के आसपास प्रॉफिट मोहम्मद क्या करते हैं, अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ माइग्रेट करना शुरू करते हैं फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब ये जो माइग्रेशन हुआ ना, इसी माइग्रेशन को हम लोग बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ इस्लाम। क्लियर है, यहीं से क्या होता है, आपकी इस्लाम की शुरुआत होती है। और एक कैलेंडर निकाला गया, उस कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, हिजरी कैलेंडर। मीन्स हिजरी क्या है, तो आपका इस्लामिक कैलेंडर है। तो इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, पता चल गया। वेरी गुड। अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, 632 एडी आते आते प्रॉफिट हजरत मोहम्मद क्या हो गए, चल बसे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था ना कि प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जब मरते हैं तो उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि मेरे मरने के बाद अगला प्रॉफिट कौन होगा। तो इस्लाम में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ गया ना कि अब इस्लाम आगे कैसे चलेगा। ठीक है, इस्लाम आगे कैसे चलेगा। अब देखो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एक इंस्टीट्यूशन को बनाया गया, और उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिफेट। क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, खलीफा। इतना क्लियर है। अब प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद टिल द मॉडर्न पीरियड, आधुनिक इतिहास तक टोटल 4 कैलिफेट निकल कर आए हैं। कितने, 4। अब ये 4 कैलिफेट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला और सबसे पुराना कैलिफेट इज योर राशिदुन कैलिफेट। ठीक है, राशिदुन के बाद सेकंड आता है आपका अब्बासिद कैलिफेट। थर्ड आएगा आपका उमाइद कैलिफेट। ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उमाइद कैलिफेट। और फाइनली चौथा जो आएगा वो है आपको ऑटोमन कैलिफेट। तो आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद टोटल कितने कैलिफेट बने आपके, 4। क्लियर है इतना। अब बोलोगे सर खलीफा का मतलब होता क्या है, तो देखो खलीफा या कैलिफेट ना एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था, मान लो कि मैंने आपको खलीफा बना दिया, ठीक है, किसी इस्लामिक कंट्री का, तो आप क्या बन जाओगे,
उस कंट्री का पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, उसके साथ साथ आप उस कंट्री का रिलीजियस लीडर भी रहोगे। तो खलीफा ऐसे लोग होते थे जो कंट्री के क्या होते थे, पॉलिटिकल लीडर मीन्स प्राइम मिनिस्टर भी होंगे और शंकराचार्य भी होंगे। समझ में आ रहा है? एज अ पॉलिटिकल लीडर इनका काम क्या होगा, इस्लामिक टेरिटरी को बड़ा करना, इस्लामिक एरिया जो है उसको क्या करना, बड़ा करना। एज अ रिलीजियस लीडर इनका काम क्या होगा, इस्लाम को स्प्रेड करना। ये क्लियर हो रहा है? यहां तक कोई समझने में दिक्कत किसी को नहीं है? वेरी गुड। अब देखो ये जो 4 कैलिफेट है ना, इस 4 कैलिफेट में अभी जो हमारे काम का है वो क्या है आपका, उमाइद कैलिफेट। क्यों? क्योंकि इसी उमाइद कैलिफेट का एक इंसान था जिसने 712 एडी में क्या किया, हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, मोहम्मद बिन हाँ तुगलक। हाँ, सारे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाते हैं, सारे पंकज गुप्ता ही होंगे। हाँ, ये थोड़ी है। तो मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 एडी में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, इसने अटैक किया कहां पे, सिंध वाला रीजन में, सिंधु नदी के उधर वाला, ठीक है। अब देखो ये जो अटैक है ना, इस अटैक को हम लोग क्या बोलते हैं, द फर्स्ट इस्लामिक अटैक ऑन इंडिया। तो अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन या इस्लामिक अटैक किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। कौन से कैलिफेट से बिलोंग करते थे ये, उमाइयद, ठीक है। अब बोलोगे सर ये जो पर्टिकुलर इन्वेजन है ना, देखो ये जो उमाइयद कैलिफेट है ना, इट वाज अराउंड द अरब रीजन। कहां पे पड़ता था ये, अरब रीजन के आसपास। इसीलिए भारत में हम लोग बोलते हैं, भारत में जो सबसे पहला इन्वेजन हुआ उस इन्वेजन को हम लोग क्या बोलते हैं, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, अरब इन्वेजन ऑफ इंडिया। और इस अरब इन्वेजन में किसके बारे में पढ़ना है, मोहम्मद बिन कासिम, 712 एडी। ये लिख लो अपने भाषा में। लिखो, हो गया? अब देखो ये जो अटैक है ना अरब इन्वेजन का, इस अटैक का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो कि मान लो कि हम अब मैंने बोल दिया, मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, एक बार मैं बोल दिया सो बोल दे, बाकी आप अपने आप लिखो। अब देखो समझने की कोशिश करो कि इस अटैक का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नाउ सपोज कि यहाँ पे मैंने 2 सर्कल बनाया, ठीक है। पहला सर्कल जो है ये किसका, दिस इज द एंशिएंट सोसाइटी इन 7th सेंचुरी के पहले वाला, ठीक है। और ये क्या है आपका 712 एडी का समाज। क्या इस सोसाइटी में इस्लाम नाम का कोई चीज था, नहीं था। क्या इस सोसाइटी में इस्लाम नाम का चीज आएगा, तो बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। किसके वजह से आएगा, मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के वजह से। तो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक का इंपॉर्टेंस क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस अटैक इस्लाम केम टू इंडिया, ठीक है। अब जैसे ही इस्लाम भारत में आएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि भारत में हमें
धार्मिक चेंज यानी कि रिलीजियस चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही धर्म में चेंजेस देखने को मिलेगा तो धर्म के साथ साथ और क्या चेंज देखने को मिलेगा हमें, सोसाइटी भी बदलते हुए नजर आएगा। क्लियर है। अब इस इन्वेजन के बाद भारत में बहुत सारे इस्लामिक राजा आना शुरू करेंगे। अब वो जो इस्लामिक राजा आएंगे, क्या वो अपने हिसाब से राजपाट संभालेंगे या एंशियंट समाज में जैसा चलता था वैसे ही चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। जब अपने हिसाब से करेंगे तो हम बोल सकते हैं भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज भी आना शुरू होगा। क्लियर है। एंशियंट सोसाइटी जिन जिन के साथ व्यापार करती थी, क्या इस्लामिक राजा भी उनके साथ ही व्यापार करेंगे या अपने हिसाब से व्यापार करेंगे? अपने हिसाब से करेंगे। तो अगर अपने हिसाब से करना शुरू करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि भारत में और क्या आएगा, आपका इकोनॉमिक चेंज। समाज में बहुत सारा चेंजेस आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि जब एक कंट्री में या एक समाज में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू होता है तब उस कंट्री का एक पीरियड खत्म हो जाता है और उसका दूसरा पीरियड शुरू होता है। तो 712 एडी की वजह से क्या होगा, आस्ते आस्ते करके भारत के समाज में ये सारे चेंजेस आना शुरू होंगे, जिसके वजह से भारत का एंशिएंट पीरियड क्या हो जाएगा, आपका खत्म। अब भारत का कौन सा पीरियड शुरू होगा, तो मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंस है इस अटैक का। क्लियर है इतना? वेरी गुड। अब इसी के नीचे दूसरा लिखो, टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। तो भारत में पहला इन्वेजन कौन सा था आपका, अरब इन्वेजन। इस अरब इन्वेजन में किसके बारे में पढ़ना है, 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम कहां पे अटैक किया था, सिंध वाले रीजन में। अब सेकंड लिखो, टर्किश इन्वेजन ऑफ इंडिया। देखो, इस टर्किश इन्वेजन में ना हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक, और इन दोनों का नाम आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। पहला जो पढ़ेंगे हम वो है महमूद ऑफ गजनी, जिसको स्कूल में मोहम्मद गजनी के नाम से बोला जाता है। एक्चुअली में मोहम्मद गजनी नहीं है, क्या है, महमूद ऑफ गजनी। और दूसरे जो पढ़ेंगे वो है आपके मोहम्मद घोरी के बारे में। क्लियर है इतना? तो पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, महमूद ऑफ गजनी। तो देखो, अगर आपको महमूद ऑफ गजनी के बारे में समझना है ना तो हमें चलना पड़ेगा थोड़ा पीछे, दैट इज अराउंड 10th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी एडी। 10th सेंचुरी एडी में क्या था, जो वेस्ट एशिया प्लस मिडिल ईस्ट, ये वाला जो रीजन था ना, दिस पर्टिकुलर रीजन, यहां पे एक डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी का नाम था सामनिद डायनेस्टी, ठीक है। तो 10th सेंचुरी एडी में इस वाले रीजन में कौन सा डायनेस्टी था, सामनिद डायनेस्टी। और ये जो सामनिद डायनेस्टी था, दे वेर द फॉलोवर ऑफ इस्लाम। अब इसी सामनिद डायनेस्टी का जो दुश्मन बैठा हुआ था वो कहां पे था, आपका सेंट्रल एशिया में। और इस सेंट्रल एशिया के लोग किसकी पूजा करते थे, तो दे वर द फॉलोवर ऑफ नेचर वर्शिप, ठीक है। अब इस सेंट्रल एशिया के लोगों को क्या लगा ना कि ये सामनिड डायनेस्टी कभी भी इनके ऊपर आक्रमण कर सकता है, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए, इस्लामिक टेरिटरी को बड़ा करने के लिए।
तो ये आक्रमण करे उसके पहले इन लोगों ने क्या किया, सैमेनिड डायनेस्टी में कंटिन्यूअस इन्वेजन करना शुरू किया, आक्रमण करना शुरू किया। किन लोगों ने? सेंट्रल एशियन लोगों ने। अब देखो, जब ये सेंट्रल एशियन लोग कंटिन्यूअस इन्वेजन कर रहे थे, हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सैमेनिड डायनेस्टी में एक वोलाटाइल सिचुएशन आ चुका होगा, एक बहुत ही नाजुक सिचुएशन से ये गुजर रहा होगा, एक कठिनाई भरी सिचुएशन से गुजर रहा होगा। अब देखो, एक चीज हमेशा याद रखना ना कि जीवन में जब भी कोई कठिनाई आता है ना, प्रॉब्लम्स आता है, तो उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपके लाइफ में जरूर कोई ना कोई आएगा। ठीक है, मान लो आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस सिचुएशन में हमेशा देखना कोई एक इंसान अचानक से प्रकट होगा और आपको उस सिचुएशन से निकाल के लेके जाएगा। और वो इंसान आपके पापा भी हो सकते हैं, आपके भैया भी हो सकते हैं, आपकी दीदी भी हो सकता है, आपके बेटर हाफ भी हो सकते हैं, लेकिन निकालता है। उसी तरह देखो, सैमेनिड डायनेस्टी में क्या था, कठिनाई का सिचुएशन। कहां से आया ये कठिनाई? सेंट्रल एशिया के इन्वेजन की वजह से। अब सैमेनिड डायनेस्टी को बचाने के लिए क्या होता है, एक इंसान का जन्म होता है, एक पर्सनालिटी का जन्म होता है। इंसान का नहीं, देखो मैं पर्सनालिटी बोल रहा हूं। अब पर्सनालिटी वाज बॉर्न, और इस पर्सनालिटी को नाम क्या दिया गया? गाजी। तो जो सैमेनिड डायनेस्टी को इस पूरा प्रॉब्लम से निकालेगा उसको क्या बोला गया? गाजी। और पहले गाजी, फर्स्ट गाजी कौन थे? महमूद ऑफ गजनी। क्लियर है? अब महमूद ऑफ गजनी के पास दो काम था। पहला काम क्या था? सेंट्रल एशिया का जो प्रॉब्लम है उसको खत्म करो, और दूसरा काम क्या होगा? इस्लाम को स्प्रेड करो। ध्यान से समझना इसको। हमने क्या बोला कि महमूद ऑफ गजनी के पास कितना काम है? दो काम है। पहला काम क्या है? जो आपके पड़ोसी के साथ आपका झगड़ा है उस झगड़े को खत्म करो, और दूसरा क्या है? इस्लाम को स्प्रेड करो। अब देखो, पहला जो प्रॉब्लम है ना, अगर आप देखो सेंट्रल एशिया वाला जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए महमूद गजनी ने कुछ भी नहीं किया। तो किया किसने? तो महमूद गजनी का एक पोएट था, कोर्ट पोएट, और इस कोर्ट पोएट का नाम क्या था? फिरदौसी। ठीक है, तो महमूद गजनी का हमने क्या पढ़ा कि महमूद गजनी के एक कोर्ट पोएट थे, उस कोर्ट पोएट का नाम क्या था? फिरदौसी। अब इसी फिरदौसी ने क्या किया, एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था शाहनामा। शाहनामा। अब ये शाहनामा कैसा किताब है? तो इट इज अ बुक जहां पे इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है। अब जैसे ये बुक लिखना हो गया ना, तो महमूद गजनी ने क्या किया, इस किताब को कहां भिजवाना शुरू किया? सेंट्रल एशिया। बल्क में भिजवा रहा था, सेंट्रल एशिया के लोगों के पास जा रहा था, सेंट्रल एशिया के लोग पढ़ रहे थे। अब पढ़ते पढ़ते उनको रियलाइज हुआ ना कि इस्लाम इज नॉट अ बैड रिलीजियन, बल्कि इस्लाम तो बहुत अच्छा रिलीजियन है। अब इस बुक की वजह से क्या हुआ कि वो सेंट्रल एशिया जो पहले इस्लाम का कट्टर विरोधी था, वो आस्ते आस्ते करके क्या हो जाएगा? इस्लाम को मानने वाला, फॉलोवर ऑफ इस्लाम। आज के डेट में अगर इस्लाम का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर है वो है सेंट्रल एशिया। आज तक ये शुरू से नहीं था, ये कब हुआ? महमूद ऑफ गजनी के टाइम से। किसका आउटकम था ये? फिरदौसी। फिरदौसी का किताब क्या था? शाहनामा। कहां भेजना शुरू किया? सेंट्रल एशिया। ये क्लियर हो गया? दूसरा आ जाओ। दूसरा क्या था आपको? किसको स्प्रेड करना है? इस्लाम को स्प्रेड करना है। ठीक है, अब देखो इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए ना महमूद गजनी ने क्या सोचा कि यार मेरे से पहले मेरा एक भाई था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। वो इंडिया गया, इंडिया के ऊपर अटैक किया, अटैक करके वापस आ गया। तब महमूद गजनी को रियलाइज हुआ
कि अगर मोहम्मद बिन कासिम इंडिया जाके अटैक कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के राजाओं के बीच में यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी होता तो कासिम अटैक नहीं कर पाता। इंडिया, पहला चीज कि इंडिया के पास यूनिटी नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से हमें यह भी पता चलता है कि इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है, बहुत पैसा है हमारे देश में। अब महमूद अफ गजनी को लगा कि इंडिया इज द आइडियल प्लेस जहां पे आप क्या कर सकते हो, इस्लाम को स्प्रेड कर सकते हो। पहला चीज, राजाओं के बीच में यूनिटी नहीं है तो एरिया को कैप्चर करने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा चीज, इंडिया के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उसी पैसे से हम क्या कर सकते हैं, इस्लाम को स्प्रेड कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि महमूद अफ गजनी क्या करता है, इस्लाम को स्प्रेड करने के लिए अपना इंडियन कैंपेन शुरू करेगा। अब देखो, ये एक्चुअली में इसने डिसाइड किया था ना कि ये भारत में आएगा, एक बार इस्लाम को स्प्रेड करेगा, रिटर्न चला जाएगा, ठीक है। बट एक बार नहीं आके इसने भारत को कितना टाइम लूटा, तो इसने भारत के ऊपर 17 टाइम्स रेड किया। क्यों? क्योंकि जब पहली बार आया ना तो इसको नजर आ गया कि इंडिया में पैसा बहुत है, तो इसने बोला कि कुछ समय के लिए इस्लाम गया पीछे, लूटो पैसा पहले। तो ये पैसा लूटने के चक्कर में कितनी बार रेड कर दिया, 17। अभी 17 टाइम के रेड में ना इसका जो सबसे फेमस अटैक है वो हुआ था आपका 1025 एडी में। और कहां पे हुआ था, तो सोमनाथ टेम्पल में। कहां पे है सोमनाथ टेम्पल? बड़ा उत्तराखंड में। खाली नाखून बढ़ाने से काम चलेगा? हाँ, सोमनाथ टेम्पल कहां पे है, नहीं पता आप लोगों को? अच्छा छोड़ दो, ये मंदिर किस भगवान के लिए है? हाँ, शिव जी के लिए। कौन बोला? हाँ, विष्णु बाबा का पूजा नहीं होता है? गए नहीं है तो कैसे पता भोले बाबा सुने? तो सोमनाथ टेम्पल आपका कहाँ पे है? गुजरात में। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडिया का वन ऑफ द पहला ज्योतिर्लिंग है, यही है। भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 में से सबसे पहला किसको बोला जाता है? सोमनाथ टेम्पल को। ठीक है, कितना क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। कितना समझ में आ गया? अब एक चीज और याद रखना कि महमूद अफ गजनी ने जब अटैक किया ना, तो इस समय गुजरात में कौन सा डायनेस्टी था? चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जब महमूद अफ गजनी ने अटैक किया तो उस समय कौन सा डायनेस्टी आपका गुजरात में रूल कर रहा था? तो नाम क्या है आपका? चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। लोग पैसे बहुत लूट के लेके जाते थे, मतलब पैसा ही। एक स्टोरी ये भी है ना कि ये लोग पैसे जब लूट के लेके जाते थे ना तो हाथी घोड़े पे लेके जाते थे। तो पैसे का वजन इतना होता था ना कि वो हाथी और घोड़ा चल नहीं पाता था। समझो, पीठ के ऊपर इतना पैसा लादा होता था। और पैसे, मतलब भारत से पैसे लूटते लूटते इनके खुद के देश में लोग इतने ज्यादा अमीर हो चुके थे ना कि मान लो कि हाथी या घोड़ा जब चल रहा है ना तो जो पैसे छिटक के बाहर गिर जा रहे हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, वो पैसे भी लोग राजा के उठाते नहीं थे रास्ते के ऊपर से। उनका ये कहना था कि हमारे पास बहुत पैसा हो चुका है, ये पैसा लेके हम क्या करेंगे। इतना पैसा लूट के लेके जाते थे। तो आज भी वो पैसा वैसे ही गड़ा होगा वहीं पे। तो अगर नौकरी ना लगे ना तो हाथ में कुदाल लेके चला जाना, वहां पे खोदोगे तो बहुत पैसा मिलेगा। हाँ, जहां से आए थे ये चले जाओ, वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट,
पैदल पैदल आपका प्लान यही है क्या? ये हो गया, वेरी गुड। अब दूसरा लिखो मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरीज इन्वेजन। मोहम्मद घोरीज इन्वेजन। सर फेमस अटैक कौन था? फर्स्ट अटैक भी पूछ सकता है। उतना ही पढ़ो जितना एग्जाम में आता है या आता रहेगा। कैसे आप लोग मेहंदी मेहंदी लगाते हो, मैं तो खुजली हो जा रहा है जब छूट रहा है तो। मोहम्मद घोरी इन्वेजन। बड़ा दांत दांत दिखा रहे हो पीछे बैठे हैं। मोहम्मद, अब देखो हमने इसके पहले क्या पढ़ा, महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी का कहानी हम लोगों ने कहां से शुरू किया था? 10th सेंचुरी एडी। तो अगर मोहम्मद घोरी को देखना है ना तो हमको कहां चलना पड़ेगा? यहाँ पे सेम एरिया। वेरी गुड। तो 10th सेंचुरी एडी में हमने क्या देखा था कि इस एरिया में कौन सा डायनेस्टी था आपका? सामनिद डायनेस्टी। 11th सेंचुरी में क्या हो गया? इस एरिया के ऊपर कंट्रोल हुआ आपका किसका हो गया था? आपका सेल्जुक डायनेस्टी का। क्लियर है? हम बोल सकते हैं ना कि 11th सेंचुरी एडी में क्या हुआ, सैमेनिड को किसने रिप्लेस कर दिया? सेल्जुक लोगों ने। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था ना कि इस सेल्जुक डायनेस्टी का दो ब्रांच था। ठीक है, पहले ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ख्वारिज़मी ब्रांच, और सेकंड को हम लोग बोलते हैं घुरिद ब्रांच। ख्वारिज़मी एंड घुरिद ब्रांच। ठीक है, मान लो कि आप लड़के लोग स्कूल कॉलेज में हो, तो आपका एक ग्रुप है पूरा, आपने उस ग्रुप का नाम दे दिया है कुछ लफंगा बॉयज ऐसे करके कुछ भी ग्रुप का नाम। अब अचानक से उस ग्रुप के अंदर अगर दो ब्रांच बन गया, लफंगा बॉयज 1, लफंगा बॉयज 2, तो अगर दो ब्रांच बन रहा है इसका मतलब क्या है? जरूर कोई एक लड़की होगी जिसके पीछे झगड़ा हुआ होगा, और दोनों, और एक पूरा ग्रुप क्या हुआ? दो ब्रांच में डिवाइड हो गया। तो अगर मान लो कि एक डायनेस्टी के अगर दो ब्रांच है तो इसके बीच में भी कोई झगड़ा का कारण हुआ होगा। तो अब झगड़ा क्या था कि ये जो दोनों ब्रांच है ना, ये दोनों ब्रांच एक पर्टिकुलर एरिया के कंट्रोल के ऊपर लड़ते थे, और उस एरिया का नाम क्या है? सीरिया। तो ख्वारिज़मी ब्रांच बोलता था कि सीरिया के ऊपर कंट्रोल हमारा होगा, घुरिद ब्रांच क्या बोलता था कि कंट्रोल हमारा होगा। दोनों आपस में लड़ते थे, बट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, कि इस एंटायर झगड़े में फाइनली जीतता कौन है? ख्वारिज़मी जीत जाता है। और ख्वारिज़मी जीतने के बाद घुरिद को क्या बोलता है? अब देखो, इसी घुरिद ब्रांच के जो नेता थे ना, उनका नाम क्या था? मोहम्मद घोरी। तो मोहम्मद घोरी को बोला जाता है कि बेटा आप तो आप हार गए, तो आप हमारे एरिया में नहीं रह सकते हो, आप निकलो यहां से। तब मोहम्मद घोरी को क्या लगा कि इनका पॉलिटिकल करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, अब हम कहाँ जाए?
कहाँ जाए? तब इनको रियलाइज हुआ ना कि मेरा एक भाई था जिसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, और उसका एक भाई था जिसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। अब ये दोनों फेमस क्यों हुए इंडिया के ऊपर अटैक करके? तो जरूर इंडिया में कुछ है। तो अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंडियन कैंपेन शुरू करो। एज अ रिजल्ट क्या होता है? इस पूरे इंसिडेंट के बाद 1175 ऑनवर्ड्स मोहम्मद घोरी क्या करता है? अपना इंडियन कैंपेन शुरू करता है। और 1175 एडी में ही ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को कैप्चर करता है। एक है आपका मुल्तान एंड उच्च। तो मुल्तान एंड उच्च को क्या करता है? 1175 एडी में ये कैप्चर कर लेता है। क्लियर है? उच्च, ठीक है, मुल्तान एंड उच्च, इन दोनों एरिया को कैप्चर करता है। अब इन दोनों एरिया को कैप्चर करने के बाद, ठीक है, मोहम्मद घोरी क्या डिसाइड करता है कि ही विल कैप्चर तबर ए हिंद। किसको कैप्चर करेगा? तबर ए हिंद को। अब बोलोगे सर ये है क्या? तो देखो उस समय ना तबर ए हिंद को हम लोग बोलते थे भटिंडा। भटिंडा कहां पे है? पंजाब में, ठीक है। और तबर का मतलब क्या होता है? गेटवे। मीन्स अगर आपको भारत में घुसना है तो उस घुसने के लिए दरवाजा कहां पे है? भटिंडा में। अब भटिंडा को क्या बोला जाता था? तबरे हिंद। अब प्रॉब्लम क्या था ना कि ये जो एंटायर एरिया था तबरे हिंद का, दिस एंटायर एरिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ राजपूत लीडर नोन एज पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान क्या बोलते हैं कि बेटा तुमको अगर ये एरिया चाहिए तो पहले मुझे हराओ, फ्री में तो हम नहीं देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है? तबरे हिंद के क्वेश्चन के ऊपर, ऑन द क्वेश्चन ऑफ तबरे हिंद, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा जाता है। एक होता है 1191 में और दूसरा होता है आपका 1192 में। और इन दोनों बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। तो क्या लिखना है? मोहम्मद घोरी के लाइफ का दो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल, एक होता है 1191 एडी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट बैटल ऑफ, हे राम जी, तराइन। फिर 1192 एडी, इसको बोला जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। मेरा यहीं तक आ रहा होगा ना? एकदम कोई देखेगा वीडियो तो बोलेगा सर कटा सर पढ़ा। ज्यादा लंबा होने का दिक्कत यही है, ठीक है। अब देखो ये अगर पूछा जाए ना कि ये दोनों बैटल किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो एक तरफ कौन थे? पृथ्वीराज और दूसरी तरफ कौन होंगे? मोहम्मद घोरी, ठीक है। अब पहला जो बैटल ऑफ तराइन है ना, इसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरे बैटल में क्या होगा? मोहम्मद घोरी जीतेगा। दोनों बैटल का आउटकम अलग अलग है। एक बैटल, पहला बैटल में कौन जीतेगा आपका? तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को हरा देंगे और दूसरे बैटल में क्या होगा? मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। कितना क्लियर है? देखो यहाँ पे एक सोचने की बात है ना कि सर पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने कैसे मोहम्मद घोरी को हराया, फिर एक साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया? सोचने वाला बात है ना। कि मान लो कि अभी आप ऐसे क्लास में बैठे हो, आपका मेरे साथ झगड़ा हुआ, मैंने मार के आपका मुंह हाथ फोड़ दिया,
फिर 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि आपने मार के मेरा मुंह हाथ फोड़ दिया। जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। तो सेम चीज यहीं पे हमें समझना है। तो देखो, पहले बैटल ऑफ तराइन में क्या था ना, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि उस समय जितने भी छोटे छोटे राजपूत किंगडम्स थे, उन सारे राजपूत किंगडम्स को एक कर लिया था। तो देयर वाज अ यूनिटी बिटवीन ऑल द राजपूत किंगडम्स। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान अकेले नहीं लड़ रहे थे, इनके साथ सारे राजपूत किंगडम्स मिलकर लड़ रहे थे। जैसे ही फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन खत्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान वाज वेरी मच हैप्पी। वहीं पे एक और राजा थे, एक और राजपूत लीडर थे जिनका नाम था जयचंद। और ये पृथ्वीराज चौहान जितने ही स्ट्रांग थे। तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद के पास जाते हैं, मुस्कुराते हैं। अब मुस्कुरा के वहां से निकलते हैं तो जयचंद बड़ा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, इनिशियली जयचंद भी बड़ा खुश थे पृथ्वीराज चौहान को देख के, बट जैसे ही पृथ्वीराज चौहान वहां से निकले तो जयचंद बहुत ज्यादा परेशान हो गया, उसका मुंह उतर गया। पूछो क्यों? उसके बेटी को उड़ा कर लेके चला गया। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान को प्यार हो गया था एक लड़की से, और उस लड़की का नाम क्या था? संयोगिता। और वो संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद की। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आते आते क्या हुआ, अब ये बात मोहम्मद घोरी को पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, संयोगिता को उड़ा के भगा के लेकर गया, जिसको बोलते हैं। अब मोहम्मद घोरी जयचंद को बोलते हैं, तुम कैसे बाप हो, नालायक बाप हो एकदम, तुम उसी का सपोर्ट कर रहे हो जो तुम्हारी बेटी उड़ा के लेके गया है, ये वो करके एकदम क्या करता है, सारे राजपूतों के बीच में फूट डाल देता है। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आते आते क्या होता है, देयर वाज नो यूनिटी अमंग द राजपूत लीडर। एज अ रिजल्ट सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान गॉट डिफीटेड। क्लियर है? वेरी गुड। और देखो, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ना मोहम्मद घोरी ने डिसाइड किया कि हम इंडिया में क्या करेंगे, अपना खुद का एक डायनेस्टी या एम्पायर बनाएंगे। बट डायनेस्टी या एम्पायर बनाने के लिए एक इंसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, रुकावट था। किसके लिए? तो मोहम्मद घोरी के लिए। और रुकावट कौन था? क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान जितना ही पावरफुल था। तब मोहम्मद घोरी ने क्या डिसाइड किया कि हमें किसको उड़ाना पड़ेगा? जयचंद को। जयचंद को हराने के लिए 1194 एडी में एक और बैटल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर। अब इस बैटल में कौन हारेगा और कौन जीतेगा? तो लिख लो बगल में, मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद। मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद। मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद। मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद। क्लियर है? अब देखो, दो बहुत ही प्रोमिनेंट पावर को हराने के बाद मोहम्मद घोरी ने क्या डिसाइड किया कि हम कराएंगे, हम अब भारत में अपना खुद का एम्पायर बनाएंगे। बट एम्पायर बनाने से पहले मैं कहाँ जाऊंगा? तो अपने घर जाऊंगा, अपने बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लूंगा। तो मोहम्मद घोरी क्या करता है, बैटल ऑफ चंदावर के बाद ये कहाँ चला जाएगा? अपने घर। अपने घर से वो रिटर्न कब करता है? 1206 एडी में, 1206 एडी में। तो 1206 एडी में क्या होता है कि जब मोहम्मद घोरी रिटर्न कर रहा था भारत के लिए, तो रास्ते में ही क्या होता है, मोहम्मद घोरी को मार दिया जाता है। मोहम्मद घोरी गॉट किल्ड। ठीक है, ये मर गया। उसको तो सर पृथ्वीराज चौहान ही मारा था ना, एक बैट मतलब किसको? मोहम्मद घोरी को सर। कहाँ मारा था? सर जो दिखाता तो मतलब रॉन्ग है। कहाँ मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने? पृथ्वीराज चौहान का कहानी 1192 एडी में खत्म। सर सर उसको जब कैद करके ले जाता है, उसका आंख खोल जाता है वो अक्षय कुमार वाला मूवी बोल रहे हो? सर उससे पहले भी हम सुने हैं, मूवी को लेके नहीं बोल रहे। पृथ्वीराज, इसको 1206 एडी में ना मोहम्मद घोरी को एक डकैत, एक ट्राइब है जिसको बोला जाता है खोकर, खोकर ट्राइब्स लोगों ने मारा था। इसमें तो सर जो दिखा रहा है और जो भी सुने वो सब रॉन्ग है। ठीक है, खोकर ट्राइब लोगों ने मारा था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो मोहम्मद घोरी गॉट किल्ड।
अब देखो मोहम्मद घोरी ने क्या किया था ना, भारत में अपना बहुत बड़ा एक राज्य बना लिया था, बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना लिया था। अब जैसे ही मोहम्मद घोरी मरा ना, तो सबको लगने लगा कि यार इसके एरियाज का क्या होगा। इसने तो बहुत सारा एरिया कैप्चर किया था ना, उन सारे एरियाज का क्या होगा। अब देखो मोहम्मद घोरी का क्या है ना, मोहम्मद घोरी का अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग बैटल, झगड़ा उगड़ा करने के अलावा मोहम्मद घोरी का एक बहुत ही शानदार शौक था। वो शौक क्या था, ये गुलाम पालता था, ह्यूमन स्लेव पालता था। ठीक है। अब मोहम्मद घोरी का एक बहुत ही फेमस गुलाम था जिसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम सुने इसका पहले कभी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चला कि मालिक निपट गए हैं, बट मालिक का एरिया तो बहुत बड़ा है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया और 1206 एडी में दिल्ली वाले एरिया के आसपास एक अपना खुद का डायनेस्टी बनाया। और उस डायनेस्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश भी बोला जाता है। ठीक है, बस यहीं तक लिख के छोड़ दो। 1206 एडी में स्लेव डायनेस्टी किसने बनाया, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके नीचे लिखो विद द बिगनिंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ऐसे मत लिखो, देखो स्लेव डायनेस्टी, फॉर्मेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी, फॉर्मेशन ऑफ स्लेव डायनेस्टी इन 1206 AD। Formation of slave dynasty in 1206 AD marked the beginning of दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत मतलब अब हमें क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। नाम सुने हो पहले कभी हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत बोल के कुछ है, नहीं सुने हो, कभी नहीं सुने हो। तो जब आपके स्कूल में हिस्ट्री का टीचर पढ़ाता था तो बैठ के सोते थे आप लोग। सोने वाला क्लास कैसे हो जाता है, कितना अच्छा तो है। तो अभी नाम याद नहीं रखने से काम चलेगा, उस समय भी पढ़ना चाहिए था ना। हाँ, टीचर बहुत धीरे बोलते थे। यही आप इम्पोर्टेंट में ही रह जाओगे, आप मतलब लास्ट हाँ चलो फोन किया था नहीं दे दिया था ना, तीन दो लेमन एक मैंगो। अरे नहीं, वो कल मुन्ना गया ना, तो उसका बर्थडे था, तो एकदम मटन बनाया। पकड़ेगा, ठीक ठीक है, चलो हम बात करते हैं बात। हो गया, कितना क्लियर हुआ। आप लोग का हालत बहुत खराब है, आप लोग को चैप्टर का नाम नहीं पता है, दिल्ली सल्तनत बोल के कोई चीज है, क्या पढ़ोगे आप लोग। ऊपर से जहां पे भी पढ़ रहे हो तो घर जाके नहीं पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। कुछ पैसा तो देते होगे ना चैप्टर पढ़ने के लिए, इसको बंद करो, तो पॉज कर दो। ये पॉलिटी करिए, तो थोड़ी पॉलिटी में कहाँ तक हुआ था।
इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ एडजॉर्नमेंट साइन डाई तक हुआ था ना। क्या पानी लेते हैं? पानी है? अब देखो बोर्ड में हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है? वो चार्ट उसी तरह आपको कॉपी में बना के रखना है। अब मेरा वेट मत करना कि जब हम पूरा बना लेंगे फिर बनाना शुरू करोगे। हाँ, ज़्यादा बड़ा है। कॉपी को ऐसे टर्न कर लो लैंडस्केप मोड में। हाँ,
बोलो। अंडर आर्टिकल 117, जैसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म लिखते हो ना के आर एच, उसी तरह ये भी शॉर्ट फॉर्म है, अंडर आर्टिकल 117। तो दिक्कत हो गया यार। कितना लिखो पहले। हो गया, हो गया। हाँ, ये वाला लोकसभा इक्वल्स टू राज्यसभा। अब देखो है क्या ये, अगर आप बिल देखो ना, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी लॉ या कोई भी कानून अगर बनता है तो सबसे पहले क्या इंट्रोड्यूस होता है, आपका बिल इंट्रोड्यूस होता है। उस बिल के ऊपर सारे उस कानून का क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसी तरह अगर हम बिल देखें ना तो हमारे देश में टोटल 4 तरह के बिल हैं। एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिल, एक होता है आपका मनी बिल, एक होता है आपका फाइनेंशियल बिल और एक होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब मनी बिल क्या है, तो वो सारे पॉइंट्स जो आर्टिकल 110 के अंदर दिए गए हैं, अगर उन सारे पॉइंट्स के ऊपर कोई बिल बन रहा है तो उस बिल को हम लोग क्या बोलेंगे, मनी बिल। सिमिलरली वो सारे प्रोविजन या पॉइंट्स जो आपके आर्टिकल 117 के अंदर दिए गए हैं, तो उस तरह के बिल को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल बिल। और अगर आपको संविधान को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए अगर आपको कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है तो उस बिल को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब इन तीनों बिल को छोड़ के बाकी जितने भी बिल होते हैं उस बिल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल। क्लियर है इतना। सेकेंड डायमेंशन देखो क्या है, इंट्रोड्यूस्ड इन, मीन्स ये बिल को आप कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कौन से घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है।
वेयर एज मनी बिल और फिनेंशियल बिल जो है वो केवल और केवल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में। ये याद रखना कि मनी बिल को हम लोग कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, केवल लोकसभा में। राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। राज्यसभा में ये बिल जाएगा लेकिन इंट्रोड्यूस कहाँ पे होगा, लोकसभा में। समझ में आ रही है ये समझ में आया तो very good। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पे। क्लियर है। अब देखो भारत में ना कुछ बिल ऐसी होती है ना जिसको इंट्रोड्यूस करने से पहले वो बिल को आपको किसके पास भेजना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस बिल के ऊपर साइन करेगा, बिल को रिकमेंड करेगा कि ठीक है आप बिल को कहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, लोकसभा या राज्यसभा में। तो कौन कौन सा बिल ऐसा है जहां पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप ऑर्डिनरी बिल की बात करो तो ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लगता है एक्सेप्ट एक बिल के ऊपर। अगर कोई बिल आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उस बिल के ऊपर क्या लगेगा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन। अब बोलोगे सर आर्टिकल 3 है क्या, तो हमने पढ़ा है शायद कि आर्टिकल 3 हो गया कि आपको मान लो किसी स्टेट को अलग करना है, डिवाइड करना है, या दो स्टेट को मर्ज कर देना है, किसी स्टेट का नाम बदल देना है, किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज कर देना है। अगर आप ये हरकत कर रहे हो तो आप कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करोगे, आर्टिकल 3 का। जैसे मान लो कि कल के डेट में पार्लियामेंट ने क्या डिसाइड किया कि वेस्ट बंगाल का नाम बदल देगा, नाम बदल देगा। अब नाम बदलने के लिए वो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करेगा, आर्टिकल 3। एक बिल बनाएगा, वो बिल सबसे पहले कहां पे जाएगा, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या होगा, राष्ट्रपति उस बिल को रिकमेंड करेंगे कि ठीक है आप इंट्रोड्यूस कर दो और नाम बदल दो। तो ऑर्डिनरी बिल में जनरली प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं लगता है, केवल एक बिल में, वो बिल कौन सा है आपका, आर्टिकल 3। मनी बिल में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। क्लियर है इतना। सेम गोज फॉर फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं लगता है। क्लियर है। अब आ जाइए मेजॉरिटी। मान लो प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया या नहीं रिकमेंड किया, बिल इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था कि बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद डिबेट एंड डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, और चर्चा होने के बाद क्या होता है, बिल को पास किया जाएगा। तो ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी कौन सा लगता है, सिंपल मेजॉरिटी। मनी बिल को पास करने के लिए मेजॉरिटी कौन सा लगता है, सिंपल मेजॉरिटी। फिनेंशियल बिल को पास करने के लिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए क्यों स्पेशल मेजॉरिटी, क्योंकि आप संविधान को ही चेंज कर दे रहे हो। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो आपको मेजॉरिटी कौन सा लगेगा, स्पेशल मेजॉरिटी। लास्ट वाला डायमेंशन देखो क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव पावर टू रिजेक्ट और पास द बिल। मतलब कौन से हाउस के पास पावर है कि वो बिल को रिजेक्ट कर सकता है या बिल को पास कर सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो लोकसभा भी बिल को पास कर सकता है और रिजेक्ट कर सकता है, और राज्यसभा भी कर सकता है। लेकिन मनी बिल के केस में उल्टा है। क्यों, हमने क्या पढ़ा था कि मनी बिल कहां पे इंट्रोड्यूस हो सकता है, केवल लोकसभा में। राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होता है रिगार्डिंग मनी बिल। तो फिर क्या है, देखो जब मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा क्या करेगा, मनी बिल के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन करेगा, फिर सिंपल मेजॉरिटी से क्या करेगा, मनी बिल को पास कर देगा। तो मनी बिल पास होने के बाद कहां जाएगा, राज्यसभा में। और राज्यसभा को बोला जाएगा कि भैया देखो आपके पास 14 दिन का टाइम है, 14 दिन के अंदर आप बिल को पास करो। अगर आपने 14 दिन के अंदर बिल को पास नहीं किया तो हम क्या मानेंगे कि बिल ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, पास हो चुका है। इसलिए हमने क्या लिखा है कि लोकसभा का बहुत ज्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। किस बिल के रिगार्डिंग, मनी बिल के रिगार्डिंग। क्लियर है इतना। जैसे हो गया ना, मान लो कॉलेज में आप कोई आपको पसंद आ गया, आपने बोला, वो आपको बोल रही है कि 14 दिन के टाइम है, एकदम हीरो बनकर आओ, नहीं आओगे तो हम किसी दूसरे के पास चले जाएंगे।
सेम केस गोज फॉर हियर कि मनी बिल आपका लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में भी जाएगा, बट राज्यसभा में कितने दिन तक रहेगा? ओनली 14 डेज। अब 14 डेज के अंदर राज्यसभा एक्शन ले रहा है नहीं ले रहा है फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा बिल पास नहीं कर रहा है तो बिल क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। फिनेंशियल बिल में, फिनेंशियल बिल को लोकसभा भी रिजेक्ट कर सकता है और राज्यसभा भी, और सेम गोज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? केवल आपका मनी बिल। मनी बिल के केस में क्या होता है? लोकसभा के पास ज्यादा पावर होता है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखो, तो सर ये रिजेक्ट कर दिया लास्ट वाला लोकसभा, तो उसको नहीं मिलेगा राज्यसभा। कौन सा? मनी बिल। मनी बिल अगर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। ये सरकार एक तरह से अकाउंटेबिलिटी अपना प्रूव करता है, क्लियर है ना? और फिर से उसमें लिखो साइड में, इन केस ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक, डेडलॉक DEADLOCK, डेडलॉक। जैसे मान लो कि कभी झगड़ा हो जाता है ना दोनों के बीच में, तो महीनों तक बात नहीं होता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक का सिचुएशन। महीनों तक होता है बात, वो समझ गया ना? हम बोल रहे हैं कि मान लो कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, आप दोनों के बीच में भयंकर झगड़ा हो गया, झूठा नोच के मार रहे एक दूसरे को। अब इतना भयंकर झगड़ा हो गया कि 1 महीने तक आप लोगों ने आपस में बात नहीं किया, तो लैक ऑफ कन्वर्सेशन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? दोनों के बीच में बातचीत होना चाहिए, तो बट आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है? बातचीत नहीं हो रहा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेडलॉक का सिचुएशन। अब इस डेडलॉक के सिचुएशन को सॉल्व कौन करेगा? आपका जो कॉमन फ्रेंड होगा वो आएगा, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें इनको बोलेगा, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको बोलेगा, जिससे क्या होगा? दोस्ती दोबारा से बन जाएगा। हुआ है कभी लाइफ में ऐसा? कभी हुआ है कि झगड़ा हो गया है, कोई तीसरा इंसान आके सॉल्व करवा रहा है? नहीं हुआ है, झगड़ा करते ही नहीं हो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अच्छी बात है। कितना दिन के बाद होता है? हाँ, एक कॉल पे हो जाता है। तो आप लोग को झगड़ा भी छोटा मोटा होता होगा। ये मेरी क्लास में देखा नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड है अभी हम उसके बारे में इसको बोल देते हैं। ये घना बेइज्जती हो गया। हम लोगों को तब बात नहीं होता है, ये हम ट्यूशन में सबसे बात करते हैं। ये लेकिन बहुत घना बेइज्जती है, आपको पता है? वो मजाक मजाक में हंसते हंसते अच्छा बात हुई, ये मेरी क्लासमेट है बट ये नहीं है, बेस्ट फ्रेंड नहीं है। उनको बहुत बुरा, उनको लिटरली बहुत बुरा लगा, उनका चेहरा देखो। अब मैं करने की कोशिश क्या कर रहा था? उनके बीच में डेडलॉक लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। इधर आ जाओ। तो डेडलॉक मतलब समझ में आ गया? अब देखो, जब भी डेडलॉक होगा, डेडलॉक कैसे होता है कि मान लो लोकसभा ने बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने बिल को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन हमें क्या पता है कि एक बिल को लॉ बनने के लिए लोकसभा भी पास करेगा, राज्यसभा भी पास करेगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक हाउस अगर रिजेक्ट कर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बिल वो लॉ नहीं बनेगा। एज अ रिजल्ट क्या आ जाएगा? डेडलॉक का सिचुएशन। तो इस डेडलॉक के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए ना संविधान ने एक प्रोविजन दिया है, वो है आपका जॉइंट सिटिंग का। हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 क्या बोलता है कि जब भी डेडलॉक का सिचुएशन आएगा तब आप क्या ऑर्गेनाइज करो? जॉइंट सिटिंग। क्लियर है? जॉइंट सिटिंग मतलब क्या है कि अब लोकसभा राज्यसभा अलग अलग नहीं मिलेंगे। अब इस लोकसभा राज्यसभा को क्या करो? एक ही घर में बैठा दो, ठीक है, और फिर बिल को इंट्रोड्यूस करो। और इस बिल को फिर हम पास कैसे करेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से। क्लियर है इतना? तो लिख लो इसमें, इन केस ऑफ, अगर ऑर्डिनरी बिल के केस में डेडलॉक हो रहा है तो जॉइंट सिटिंग होगा।
जॉइंट सिटिंग होगा। क्या मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, डेडलॉक पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि लोकसभा पास करेगा, राज्यसभा के पास कितना दिन है? अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं भी लेगा तो बिल क्या हो जाता है आपका, पास हो जाता है, तो डेडलॉक कभी आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, डेडलॉक नॉट पॉसिबल, डेडलॉक नॉट पॉसिबल। इसके केस में होगा फाइनेंशियल बिल में, ये देखो लोकसभा भी पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ये भी पास कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिख के रखो जॉइंट सिटिंग, ठीक है। यहां पे अलग चीज होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। यहां पे क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को किसी एक हाउस ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो वो बिल वहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल जॉइंट सिटिंग में कभी जाएगा ही नहीं, ठीक है। मान लो कि मेरा और आपका घर अगल बगल में है और हमारे घर के पास में एक पानी का नल है, उसको लेके प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम म्यूनिसिपैलिटी में दरखास्त लिख रहे हैं। मैंने लिख दिया कि मेरे घर से परमिशन आ चुका है कि हम इस कल को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। बट आपके घर वालों ने क्या बोला कि हम नहीं करेंगे, तो ये बिल क्या हो, जैसे ही आपके घर वाले रिजेक्ट करेंगे ना, ये बिल क्या हो जाएगा, वहीं पे खत्म, म्यूनिसिपैलिटी तक बात जाएगा ही नहीं। अगर म्यूनिसिपैलिटी के पास हमें दोबारा बात लेके जाना है तो हमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर दोबारा किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या होगा, बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में क्या होगा, जॉइंट सिटिंग इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज बिल कम्स टू एन एंड, इसको लिखो, बिल कम्स टू एन एंड इन केस ऑफ डेडलॉक। बिल कम्स टू एन एंड in case of deadlock. Bill comes to an end in case of deadlock. Bill comes to an end in case of deadlock. ब्रैकेट में लिख लो, नो जॉइंट सिटिंग, नो जॉइंट सिटिंग। बिल कम्स टू एन एंड इन केस ऑफ डेडलॉक, ब्रैकेट में लिखो नो जॉइंट सिटिंग। तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग योर टाइप्स ऑफ बिल। यहाँ पे आपका पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर था, वो भी क्या हो गया आपका खत्म। कौन कौन सा फॉर्म भरे, ओपन करो।